हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम हमारे आर्टिकल्स पढ़ रहे थे पॉलिटिकल के अंदर और कुछ आर्टिकल्स को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। हम वो आर्टिकल, वो अनुच्छेद पढ़ रहे हैं जो पेपर की दृष्टि से क्या है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने कहाँ से 1 से लेकर के 35 तक आर्टिकल को पढ़ लिया है। पेपर के अंदर वहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो आप एक बार हमारी इस वीडियो को देखने से पहले उसको पीछे जो भी आर्टिकल करवा रखे हैं वो भी देखें भाई, ठीक है। उन वीडियो को जा करके देखें और वीडियो को देखने से पहले आप एक बार अपना यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचती रहे, ठीक है। और इसके साथ ही आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए थे, किस ये नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसके अंदर किस चीज का वर्णन आता है, कौन से अनुच्छेद में क्या बात बोल रखी है, जो पेपर की दृष्टि से हैं वो सारे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं ना, वो आज हम इस वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हम 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेदों की बात करेंगे, लेकिन 36 से 51 कंप्लीट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं वो आर्टिकल्स जरूर पढ़ेंगे। ये 36 से 51 तक सारे नहीं पूछे जाते, पेपर की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट करेंगे। भाई कौन सा आर्टिकल पेपर में आता है या बार बार पूछा जाता है उसको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत को पढ़ने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ मैं आपकी कि एक तो देखिए होता है क्या, मौलिक अधिकार। एक तो है मौलिक अधिकार, एक आता है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, और एक होता है नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। अब ये नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, मूल कर्तव्य क्या होते हैं और मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार हमने पीछे अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन इनका अंतर बता देती हूँ मैं आपको क्या क्या होता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान हमें देता है। अगर ये अधिकार हमें प्राप्त नहीं होते हैं तो भी क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट का सहारा लेकर के इनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होते हैं संविधान के द्वारा दिए गए, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के द्वारा जो प्राप्त अधिकार हैं वो क्या है, मौलिक अधिकार हैं। अब मूल कर्तव्य क्या होते हैं। मूल कर्तव्य के अंतर्गत बात आती है भाई ये तो एक देश का या एक राष्ट्र का क्या है, कर्तव्य हो गया कि वो अपनी जनता को क्या दे, कुछ अधिकार प्राप्त करे, ठीक है, या प्रदान करे। लेकिन यहाँ पर जनता के बारे में बोल रखा है भाई देश आपको या राष्ट्र आपको क्या है, अधिकार प्रदान कर रहा है, तो आपका भी कुछ अधिकार होगा, ठीक है। आपको यानी कि जो भी चीज है, जो भी कार्य हैं, उनके प्रति जो भी हमारे प्रतीक चिन्ह वगैरह आते हैं, तो ये सारी बातें आपका भी क्या है कि कुछ कर्तव्य है, आप उनका क्या करो, पालन करो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कि अपने धर्म का पालन करता है, अपने कर्तव्यों से संबंधित या फिर मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहता है, आपस में प्रेम से रहता है, तो ये सारी क्या है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो क्या माना जाता है, ये वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। यानी कि यहां पर क्या है कि प्रत्येक कर्तव्य, ठीक है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य जो क्या है वो उनके अनुसार क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है या उनका पालन कर रहा है, तो वो क्या है, एक सभ्य इंसान माना जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है अपने देश के साथ में आपस में क्या करना, मिलजुल कर भाईचारे की भावना रखना। जो भी हमारे देश के क्या है प्रतीक चिन्ह वगैरह हैं या फिर कोई भी और अन्य चीज आती है उनकी क्या करना, सुरक्षा करना। तो ये क्या है, एक मनुष्य का कर्तव्य आता है। मतलब देश ने अधिकार दिए हैं तो एक मनुष्य का भी कर्तव्य है उनका क्या करना, पालन करना, ठीक है। अच्छा, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत है ये तो देश के द्वारा, ये व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति क्या करें, उनका पालन करें, उनका सहयोग करें। अच्छा, ये क्या है, एक राज्य के मूल कर्तव्य हैं। मतलब एक राज्य के पास में भी ये अधिकार है कि वो अपनी जनता को कुछ अधिकार प्रदान करे, ठीक है। ये बात कहां पर, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। ये संविधान में वर्णित है, ये भी वर्णित नहीं है, ये भी वैसे क्या है, वर्णित नहीं है। ये बाद में जोड़े गए थे, कब,
42वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन कब? 1976 के अनुसार। लेकिन इनका जिक्र आता है कहां पर? अनुच्छेदों में इनका वर्णन है, लेकिन यहां पर राज्य के लिए बात बोल रखी है कि राज्य का क्या है, एक कर्तव्य है, वो अपने यानी कि जनता को क्या करे, कुछ अधिकार प्रदान करवाए। ठीक है, ये राज्य के मूल कर्तव्य है, अपने मतलब कर्तव्यों का क्या करे, राज्य पालन करे। ये एक व्यक्ति का है कि एक व्यक्ति क्या करे, कर्तव्यों का पालन करे। ये एक संविधान के द्वारा, एक देश के द्वारा संविधान के अनुसार कानूनी रूप से प्राप्त है क्या, मौलिक अधिकार। तो ये अंतर है इनके अंदर थोड़ा सा। नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान रखना क्या है भाई, यानी कि राज्य के, इसको इतना समझ लो, राज्य के क्या है, ये मौलिक कर्तव्य होते हैं। ठीक है, राज्य के द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्य। अब ये बात आती है, देखिए हमने मौलिक अधिकारों की बात करी, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, और तीसरा है नीति निर्देशक सिद्धांत, निर्देशक सिद्धांत। अब देखिए ये सारी बातें है ना, हमने मतलब कहाँ से ग्रहण की हैं, हमने अपने आप नहीं बनाई, हमने हमारा संविधान जो बनाया है उस संविधान के अंदर जो भी बात हमने ऐड कर रखी है, जैसे कि राष्ट्रपति का पद आ गया, या उपराष्ट्रपति का पद आ गया, या न्यायपालिका से संबंधित बात आ गई, या एकल नागरिकता से संबंधित बात आ गई, या राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित बात आ गई, या फिर मौलिक अधिकारों से संबंधित बात है। तो ये सारी चीज है ना हमने खुद के द्वारा नहीं बनाई है कि हम इनके अनुसार, हमने जो दूसरे देश हैं उन देशों से जो भी बात उन देशों की हमें अच्छी लगी उस चीज को हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, और हमारे संविधान के अंदर उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इस तरह से मौलिक अधिकार हमने कहां से, दूसरे देश से लिए थे। मौलिक अधिकार कहां से लिए थे, यूएसए से ग्रहण किए थे। ठीक है, मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य भी हमें रूस की बातें अच्छी लगी, वहां से हमने इनको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहां से लिए, आयरलैंड से लिए। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, क्या नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन और किस देश के संविधान के अंतर्गत है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत एक तो हमारे भारत के अंदर है क्योंकि हमने उस देश से ग्रहण किए हैं, और दूसरा कौन से देश से ग्रहण किए हैं, आयरलैंड से। आयरलैंड और भारत दोनों के ही संविधान के अंदर किसका वर्णन आता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का। तो ये ध्यान रखना। अब सिर्फ दो के अंदर ही है, एक तो आयरलैंड और दूसरा कौन सा, भारत। इन दोनों के संविधान में किसका वर्णन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का। मतलब एक राज्य के लिए क्या है, मूल कर्तव्य है, वो राज्य अपनी जनता के लिए क्या है, उनके हित के लिए क्या कुछ नियम बनाए। अब देखो नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। अब ये नीति निर्देशक सिद्धांत है। देखिए मैंने आपको जब हमारी मूल संविधान, हमारी संविधान सभा से संबंधित जो मतलब वीडियो बनाई थी ना पीछे, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि हमारे मूल संविधान के अंदर भाग कितने हैं। तो भाग की बात करें तो 22 भाग आते हैं, और 22 भागों में से हमने 3 भाग क्या हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। एक के अंदर किसका वर्णन था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बातें थी। 2 के अंदर किस चीज का वर्णन था, भारत की नागरिकता से संबंधित बातें थी। 3 के अंदर वर्णन किसका था, भारत के अंदर मौलिक अधिकारों से संबंधित बातें थी। आज जो हम नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहां पर वर्णित किया गया है, किस आर्टिकल के अंदर, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक इनका वर्णन है। अगर भाग की बात करें तो भाग में इनका वर्णन कहां आता है, तो भाग तो कौन सा है इनका, 4 के अंदर बात आती है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कहां से लेकर के 36 से 51 तक, यहां पर क्या बात बोल रखी है, राज्य का कर्तव्य है वो अपनी जनता के हित के बारे में सोचे। ठीक है, अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचे। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग की बात करें तो भाग कौन सा, 4 यहाँ पर क्या है, वर्णित है। अब ये 36 से 51 है ना, सारे अनुच्छेद कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे भाई हम। ठीक है, अब कौन से जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपको अच्छे से यहाँ पर बता दूंगी कि कौन से में किस चीज का वर्णन है। वैसे बता मैं आपको सारे भी दूंगी, लेकिन पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो जरूर आपको याद रखने हैं। देखिए सबसे पहले आता है अनुच्छेद 36, 37, 37
और कौन सा 38, इनके अंदर किस चीज का वर्णन है, यहाँ पर क्या बात बोल रखी है। अब अनुच्छेद 36 के अंदर किसको डिफाइन कर रखा है, राज्य को परिभाषित कर रखा है अनुच्छेद किसमें, 36 के अंदर। ये राज्य शब्द की व्याख्या है ना, कई अनुच्छेदों में मिलेगी भी। पीछे हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 12 में भी किसको डिफाइन कर रखा था, राज्य शब्द को डिफाइन कर रखा था, राज्य को परिभाषित कर रखा है। अब दोबारा से कहा 36 में भी किसका वर्णन आता है, राज्य को परिभाषित करने से संबंधित ही आता है। अब इसके बाद आगे आएगा कौन सा 52 में भी किससे संबंधित बात आएगी, राज्य को परिभाषित करने से संबंधित बात आएगी। फिर आगे जाकर के आएगा कौन सा 151, वहां पर भी किस चीज का वर्णन है, राज्य को परिभाषित करने से संबंधित बातें हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य को डिफाइन किया गया है। अब अनुच्छेद 27 के अंदर क्या बात बोल रखी है, एक बार पहले देखिए, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, नीति निर्देशक सिद्धांतों को मतलब लागू क्यों किया गया था, ये क्यों बनाए गए थे नीति निर्देशक सिद्धांत, मैंने आपको बता दिया क्या कि राज्य के क्या हैं, ये मूल कर्तव्य होते हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ राज्य के मूल कर्तव्य हैं, तो क्यों लागू किया गया भाई इनको, ये सिर्फ राज्य की भलाई करने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या है, इनको बनाया गया था। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से राज्य का क्या हो, अच्छा विकास हो, इस कारण से लोगों का अच्छा कल्याण हो, भला हो, इसके लिए क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए गए थे। क्या इनका वर्णन किसी आर्टिकल के अंदर है, इस तरह की बातें कहां पर कहीं पर वर्णित है। अगर कोई व्यक्ति ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत बना रखे हैं, जैसे कि अभी हम आगे इनको पढ़ेंगे अच्छे से, जैसे कि न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, ये क्या है, इनको पृथक्करण कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है, इसको क्या है, आपस में मतलब मिलजुल कर रहने से संबंधित या बनाए रखने से संबंधित बात आती है। या फिर जैसे कि कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित आती है, या फिर मतलब कोई भी मजदूरी वगैरह करता है, ठीक है, या कोई श्रमिक है, तो उसको क्या है, मतलब चाहे महिला हो या पुरुष हो, उन सभी को क्या है कि सम्मान कार्य क्या है, तो सम्मान वेतन प्राप्त होना चाहिए। तो ये सारी बातें है ना यहाँ पर अनुच्छेदों के अंदर वर्णित है। लेकिन एक बात और है, राज्य है ना, राज्य इन बातों को माने या न माने, जनता इन बातों को माने या ना माने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इन बातों को मान रहा है या इन नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कोई नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पर हम किसके सामने, कोर्ट के सामने जाकर के खड़े नहीं हो सकते, कोर्ट की शरण नहीं ले सकते कि भाई इस राज्य ने हम मेरे को मतलब इतनी मजदूरी वगैरह नहीं दी या ऐसा कुछ नहीं किया, तो हम कोर्ट के सामने क्या है, नहीं खड़े हो सकते। लेकिन अगर पीछे हमने जब मौलिक अधिकार पढ़े थे, उन मौलिक अधिकारों में से अगर किसी चीज का हनन हो रहा है या हमारे मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो हम उस टाइम पर क्या है, किसके अनुसार, अनुच्छेद 32 के अनुसार कहां जाकर के कोर्ट की क्या है, शरण ले सकते हैं, कोर्ट में जाकर के खड़े हो सकते हैं, और कोर्ट हमें क्या करेगा, वो हमारे अधिकार दिला सकता है। यहां पर क्या नहीं किया जाएगा, यहां पर न्यायपालिका की शरण नहीं ली जा सकती। न्यायपालिका के सामने या कोर्ट के सामने हम क्या नहीं हो सकते, खड़े हो नहीं हो सकते। ये बात कहां पर वर्णित है, ये बात अनुच्छेद कौन सा 37 के अंदर बोल रखी है। अगर कोई राज्य के अंदर मतलब इनके नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पर न्यायपालिका इसमें क्या नहीं आ सकती, बीच में मतलब बाध्यकारी नहीं हो सकती है। ये बात कहां पर, अनुच्छेद 37 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 38 में किस चीज का वर्णन है, अनुच्छेद 38 में बोल रखी है किससे संबंधित है, राज्य से ही संबंधित है। राज्य की क्या बात बोल रखी है यहाँ पर, राज्य के लोक कल्याण की, लोक कल्याण का वर्णन, मतलब इसमें क्या बात बोल रखी है कि राज्य के क्या किया जाए, राज्य के अंदर जो भी जनता है उस जनता के मतलब उसकी सहायता से संबंधित, उसके भलाई से संबंधित बातें किसके अंतर्गत आती हैं, अनुच्छेद 38 के अंतर्गत बोल रखी हैं। कौन सा अनुच्छेद है, 38। अब 39 है, 39 के अंदर किस चीज का वर्णन आता है, अनुच्छेद 39 में बात बोल रखी है कि उस राज्य के अंदर महिला है, पुरुष है या फिर क्या बच्चे हैं, उन सभी के लिए क्या है, मतलब उनको समान न्याय से संबंधित बात होनी चाहिए या समान वेतन से संबंधित बात होनी चाहिए। मतलब क्या है भाई, इसमें स्पष्ट रूप से ये दे रखा है सम्मान कार्य के लिए, और सम्मान कार्य के लिए क्या होना चाहिए, सम्मान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होना चाहिए,
समान वेतन। ठीक है, अगर चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो। ठीक है, यानी कि उसने अगर कोई कार्य सेम टाइम पर सेम घंटे किया है, जैसे कि एक महिला है, एक महिला ने 4 घंटे काम किया, एक जैसे कि एक पुरुष है, उस पुरुष ने भी 4 घंटे काम किया, तो उस पुरुष को ज्यादा वेतन दिया जाए और उस महिला को कम वेतन दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनका कार्य समान है तो उनको समान कार्य के लिए वेतन भी क्या होना चाहिए, समान प्राप्त होना चाहिए। समान कार्य के लिए क्या है, समान वेतन की बात है। कहां पर, अनुच्छेद कौन सा, 39। अनुच्छेद 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 के अंदर किस चीज का वर्णन है, अनुच्छेद 40 में बात बोल रखी है कि ग्राम स्तर का भी विकास किया जाए, और ग्राम स्तर का विकास करोगे तो किस चीज का होना चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले पंचायतों का गठन होना चाहिए। तो पंचायतों का गठन से संबंधित आर्टिकल कौन सा, 40। ठीक है, कौन सा आर्टिकल आता है, 40। अब इस बात को यहाँ पर उठाने वाला व्यक्ति कौन था, सबसे पहले स्थानीय स्वशासन से संबंधित भारत के अंदर बात उठाने वाला जो व्यक्ति था ना, वो कौन थे, महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी थे, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, इस कारण से अनुच्छेद 40 को गांधीवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये सीधा ही क्वेश्चन आता है। देखिए हमारे संविधान के अंदर संशोधन किया गया, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन। और ये 73वां जो संविधान संशोधन है ना, ये कब हुआ था, ये पारित तो किया गया था 1992 के अंदर, लेकिन ये लागू कब किया गया था, 1993 में किया गया था। किस डेट से ये लागू किया गया था, ये 24 अप्रैल से क्या है, ये लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 से क्या है, ये लागू किया गया था। अब देखो ये जो 73वें संविधान संशोधन के अंदर बात क्या बोल रखी थी, इसके अंतर्गत बात आती है किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम की बात आती है, पंचायती राज अधिनियम, इसका वर्णन किया गया है। अब ये तो संशोधन 73वां हुआ था, कब, 1993 में। क्या इससे पहले भी हमारे संविधान के अंदर पंचायतों से संबंधित बात बोल रखी थी, बिल्कुल बोल रखी थी। कहां पर, अनुच्छेद 40 के अंदर। सीधा ही क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 40 में किस चीज से संबंधित, स्थानीय स्वशासन से संबंधित या पंचायतों के गठन से संबंधित, कि हमें ग्रामीण विकास, अगर हमें निम्न स्तर से विकास करना है तो वहां पर क्या होना चाहिए, पंचायतों के गठन की बात बोली थी। अनुच्छेद कौन सा आता है, 40। अनुच्छेद 40 में, इसी अनुच्छेद 40 को ही क्या कहते हैं, गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, गांधीवादी सिद्धांत। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 41 के अंदर किस चीज का वर्णन आता है, अनुच्छेद 41 में बात आती है किसकी भाई, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है कि कोई भी आर्थिक रूप से या शैक्षणिक रूप से, ठीक है, कोई भी पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके हितों को क्या किया जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आर्थिक या शैक्षणिक रूप से क्या है, जो भी दुर्बल वर्ग है उनके हितों का संरक्षण, दुर्बल वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित, और विशेष रूप से यहाँ पर इस कारण से क्या है, एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, और वो कार्यक्रम कौन सा, मनरेगा। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पर, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 41। पूछा जाता है पेपर के अंदर बार बार, मनरेगा का वर्णन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो मनरेगा का वर्णन अनुच्छेद कहां, 41 में। इसके बाद है कौन सा, अनुच्छेद 42, यानी कि 42 में क्या बात बोल रखी है, अनुच्छेद 42 में भी सहायता देने से ही संबंधित बात आती है। यहाँ पर किसको सहायता देने से संबंधित है भाई, महिलाओं को। ठीक है, यानी कि स्त्रियों की सहायता से संबंधित बातें आती हैं। तो अब स्त्रियों की सहायता से संबंधित बात आती है तो किस प्रकार की सहायता दी जाएगी, किस परिस्थिति के अंदर यहाँ पर सहायता दी जाएगी। जैसे कि कोई यहाँ बात बोल रखी है कि महिलाएं हैं, महिलाओं के कार्य से संबंधित, सहायता से संबंधित जो बात है, जैसे कि कोई भी प्रेग्नेंट महिला है, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट महिला क्या है भाई, मतलब गवर्नमेंट जॉब में लगी हुई है, तो उससे क्या है, उसकी सहायता, उस प्रेग्नेंट महिला की सहायता से संबंधित, प्रसूति से संबंधित बात कहाँ पर, प्रसूति के अंदर सहायता देने से संबंधित बात कहाँ पर आती है, अनुच्छेद 42 में। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट महिला है, वो क्या है, गवर्नमेंट जॉब में लगी हुई है, तो उस टाइम पर उसको क्या दी जाती है, उनको अब क्या करते हैं, 6 महीने की छुट्टी दी जाती है ना,
वो 6 महीने की छुट्टी का वर्णन कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ स्पष्ट रूप से बात बोली गई है। कौन सा? अनुच्छेद 42। ठीक है, महिलाओं की कहाँ कौन यानी कि प्रसूति के अंदर क्या देने से संबंधित, सहायता से देने से संबंधित, या प्रेग्नेंट महिला को 6 महीने की छुट्टी देने से संबंधित, महिलाओं को सहायता देने से संबंधित बात कहाँ पर आती है? 42 में। यहाँ पर उनके काम मतलब भाई उनसे काम वगैरह जो करवाया जाता है ना भाई, उसको कुछ रेस्ट मतलब उससे उसकी सुविधा के अनुसार कार्य करवाया जाए। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोल रखी है। अनुच्छेद 42 के बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 44। 44 के अंतर्गत किस चीज का वर्णन आता है? अनुच्छेद 44 में क्या बात बोल रखी है? अनुच्छेद 44 में बात आती है किस चीज से संबंधित भाई? अब इसमें देखिए अनुच्छेद 44, देखिए इसके अंदर बात आती है सम्मान सिविल संहिता। ठीक है, किस चीज की बात आती है? सम्मान सिविल संहिता का वर्णन। मतलब क्या है इससे? इसका मतलब है क्या कि सभी व्यक्तियों के लिए क्या होने चाहिए? नौकरी के अवसर, रोजगार के अवसर समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। समान सिविल संहिता और समान कार्य के लिए समान वेतन से, यानी कि धन का भी क्या होना चाहिए? समान वितरण होना चाहिए। ये बात भी कहां पर? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, अनुच्छेद 45 के अंदर किस चीज का वर्णन है? देखिए हमने पीछे पढ़ा था एक मौलिक अधिकार, और वो मौलिक अधिकार कौन सा था? 21 क। ठीक है, कौन सा आता है? 21 क। 21 क के अंदर किस चीज से संबंधित बात आती है? 21 क में बात बोल रखी है कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या होनी चाहिए? अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। और ये बात कब ऐड की गई थी? ये बात ऐड की थी 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा इस बात को क्या किया गया था? यहाँ पर ऐड किया था। ये तो मौलिक अधिकारों में ऐड की थी, एक बच्चे का अधिकार है यहाँ पर। अब यहाँ एक राज्य का कर्तव्य बताया गया है कि एक राज्य का मौलिक कर्तव्य है, एक राज्य का ये कर्तव्य है कि वो क्या करे कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको क्या होनी चाहिए? अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ये बात कहाँ पर है? अनुच्छेद 45 के अंदर ये राज्य के मौलिक कर्तव्य की बात आती है। और एक मौलिक कर्तव्य पेरेंट्स का भी आएगा आगे मूल कर्तव्यों के अंतर्गत। ठीक है, वो भी ध्यान रखना। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन, वो एक पेरेंट्स का मौलिक कर्तव्य आता है, ये एक राज्य का मौलिक कर्तव्य आता है, और ये एक बच्चे का मौलिक अधिकार है। कौन सा? 21 का। तीनों को ध्यान रखना है। तो यहाँ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है? राज्य का कर्तव्य है वो उसको अनिवार्य शिक्षा क्या करे? प्रदान करवाए। ये बात कहाँ पर? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 के अंदर किस चीज का वर्णन आता है? अनुच्छेद 46 में स्पष्ट रूप में बोल दिया कि अनुसूचित जाति और कौन सी? अनुसूचित जनजाति, इन दोनों के लिए या फिर कोई भी जो दुर्बल वर्ग है इनके हित का क्या है भाई? इनको विशेष रूप से आर्थिक सहायता देने से संबंधित बात आती है। ठीक है, कौन सा आता है? अनुच्छेद कौन सा? 46 इसके अंतर्गत यहाँ पर। अनुच्छेद 48 के अंदर किस चीज का वर्णन है? 48 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। 48 में क्या बात बोल रखी? इसमें एक बात तो कै ऐड कर रखा है, वो भी किस चीज से संबंधित आता है? अनुच्छेद 48 में किस चीज का वर्णन है? यहां पर बात है किस चीज से संबंधित? कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन से संबंधित। कृषि एवं पशुपालन यानी कि पशुपालन का क्या है? संगठन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, मतलब इनके कृषि और पशुपालन से संबंधित राज्य का एक कर्तव्य आता है कि वो इनको वही सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। जैसे कि अब क्या है कि बीमे वगैरह करने शुरू हो गई, केसीसी कार्ड वगैरह बनवाए जाते हैं, उसके अंदर बीमा दिया जाता है। और इसी में कृषि, अब पशु के अंदर भी क्या है कि मतलब अब क्या किया जाता है? पशुओं का भी बीमा करवाया जाता है। तो इनके रख रखाव से संबंधित है, इनके लिए भी कुछ विशेष व्यवस्था की जाए। किसके द्वारा? एक राज्य के द्वारा। अब इसी में ही एक बात और ऐड कर रखी है। 48
48 के अंदर ही, और 48 में क्या जोड़ दिया, कै जोड़ दिया। अब यहां पर बात कृषि और पशुपालन की सही है, बिल्कुल ठीक है भाई, कृषि और पशुपालन के संगठन की व्यवस्था की जाए, मतलब व्यक्ति हैं वो कृषि और पशुपालन करें और उनको राज्य के द्वारा विशेष सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। लेकिन यहां पर ये बात बोल दी भाई ठीक है कृषि करो, पशुओं का पालन करो, पशुपालन करो, कितने भी करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पर बात बोल दी कि कृषि कर रहे हो ना तो हमारे पर्यावरण को भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। पर्यावरण को क्या है, पर्यावरण सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि वनों को काट करके वहां पर कृषि करना शुरू कर दी। जो भी हमारे मतलब वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, उनको पशु उनसे संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित है जो व्यवस्था होती है उनको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये बात यहां स्पष्ट रूप से बोल दी, किसमें भाई 48 में तो ये बोला कि कृषि और पशुपालन के संगठन की बात भी एक राज्य करे, ठीक है। और यहां साथ में एक बात और बोली है कि साथ में क्या करना पड़ेगा, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना पड़ेगा। और दूसरी बात किससे संबंधित आती है भाई, यहां पर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। जो भी वन्य जीव अभयारण्य है इनको भी क्या होनी चाहिए, सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। इनको हित का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। संरक्षण की बात कहां पर, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत यहां ऐड कर दी। अनुच्छेद 49 आता है, 49 में किस चीज का वर्णन है, अनुच्छेद 49 में बात बोल रखी किससे संबंधित है, यहां राज्य के कर्तव्य से संबंधित बात आती है कि जो भी राज्य के अंदर क्या है, राष्ट्रीय स्मारक है, कोई भी प्रतीक चिन्ह है हमारे जिसका हम क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, या कोई भी मूर्ति वगैरह है जो भी हमारे शहीद हुए हैं, या फिर हमारे जो भी बड़े बड़े मतलब नेता वगैरह थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाने में क्या है, विशेष योगदान दिया था, उनकी यानी कि प्रतीक चिन्ह और मूर्ति या फिर जो भी स्मारक चिन्ह है उन सभी का क्या करना है, संरक्षण करना है। मतलब उनका अपमान नहीं करना है। ये नहीं है कि मतलब कोई भी मूर्ति वगैरह है या फिर कोई भी हमारे प्रतीक चिन्ह वगैरह है वो अगर रास्ते में गिरे हुए हैं या फिर मतलब बुरी तरह से क्या है, कटे फटे हो गए हैं, तो उनको क्या किया जाए, मतलब उनका अपमान करना शुरू कर दिया जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये बात कहां पर है कि राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है, जो भी हमारे स्मारक चिन्ह है, उनको भी सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित बात कहां पर, अनुच्छेद कौन सा, 49, ठीक है। कहां पर आती है, 49 में। अनुच्छेद 50 के अंदर किस चीज का वर्णन है, अनुच्छेद 50 में बात स्पष्ट रूप में दे दी क्या, कि कार्यपालिका है, ठीक है, एक राज्य के अंदर कार्यपालिका से संबंधित, और दूसरा क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन दोनों का क्या किया जाए, इन दोनों के पृथक्करण से संबंधित बात आती है। पृथक्करण का मतलब क्या है भाई, यहाँ पृथक्करण किया जाए मतलब एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना डालें। कार्यपालिका अपना काम अलग करे, न्यायपालिका अपना काम अलग करे। कार्यपालिका का काम है कानून बनाना, तो वो अपना कानून बनाए। न्यायपालिका का मतलब है क्या, कि इनको न्याय दिलाने से संबंधित वो अपना कार्य करे। अनुच्छेद 51 के अंदर किस चीज का वर्णन आता है, अनुच्छेद 51 में बात बोल रखी है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करना, बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को क्या करना, बनाए रखने से संबंधित बात कहां, अनुच्छेद कौन सा, 51। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित क्या है कि हम हमारे जो भी मतलब देश से बाहर, ठीक है, दूसरे देशों के साथ हमारी जो सीमा लगती है या दूसरे देशों के साथ हमारे जो संबंध है, वहां पर क्या नहीं कर सकते, हम बेफालतू में वहां पर मतलब एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप वगैरह नहीं डाल सकते हैं। आपस में मिलजुल कर रखने की बात का वर्णन कहां पर है, अनुच्छेद कौन से, 51 में, कि भाई दूसरे देशों के साथ में भी शांति पूर्वक रहने की बात बोल रखी है। कहां पर, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। तो ये हमारे क्या थे, एक राज्य के मौलिक कर्तव्य थे, एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे। इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का अगर कोई व्यक्ति पालन कर रहा है तो ठीक है, अगर कोई नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। अगर नहीं करता है तो हम इनके लिए कहां पर नहीं जा सकते, न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते हैं। एक बार दोबारा से देखिए, मैं आपको इंपोर्टेंट दोबारा से बता देती हूं। अनुच्छेद 36 में किसको परिभाषित, राज्य शब्द को परिभाषित कर रखा है। 37 में किस चीज का वर्णन आता है, 37 में बात बोल रखी है कि अगर इनका पालन नहीं कर रहे हैं तो किसके सामने, न्याय
न्यायपालिका के सामने हम जा करके खड़े नहीं हो सकते हैं, न्यायपालिका इनमें हस्तक्षेप नहीं डाल सकती है। अनुच्छेद 38 में क्या है कि ये नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये सिर्फ किसके लिए बनाए गए हैं, लोक कल्याण के लिए, राज्य के लोक कल्याण के लिए बनाए गए हैं। अनुच्छेद 39 में क्या बात थी, सभी चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या फिर बच्चा हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर कार्य समान है तो कार्य के लिए क्या होना चाहिए, वेतन सम्मान प्राप्त होना चाहिए। 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस चीज से संबंधित, पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम नहीं, पंचायतों के गठन से संबंधित या स्थानीय स्वशासन से संबंधित, और इसके बाद बोलने वाला व्यक्ति कौन था, महात्मा गांधी। अनुच्छेद 40 के बाद 41 के अंदर किस चीज का वर्णन आता है कि आर्थिक रूप से या शैक्षणिक रूप से जो भी दुर्बल वर्ग है उनके कार्य से संबंधित बातें, ठीक है, यानी कि मनरेगा की जो बात बोल रखी है वो कहां पर, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 42 में क्या है, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत स्पष्ट रूप में बोल रखा है कि महिलाओं को विशेष सहायता देने से संबंधित, और महिलाओं को खास रूप से किस तरह, कोई भी प्रेग्नेंट महिला है तो उसको क्या है, सहायता, प्रसूति से संबंधित बात बोल रखी, कहा, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 के बाद आता है कौन सा, 43 को छोड़ो, 44 के अंदर किस चीज का वर्णन आता है, 44 में क्या बात बोल रखी है, समान सिविल संहिता, रोजगार के सभी के लिए क्या होने चाहिए, समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। अनुच्छेद 45 में किससे संबंधित, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, शिक्षा से संबंधित प्रावधान, अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित बात आती है। अनुच्छेद 46 के अंदर किस चीज का वर्णन था, अनुच्छेद 46 के अंदर 80 और ST के लिए क्या है, विशेष प्रावधान से संबंधित बातें आती हैं कि इनको क्या दिया जाए, इनको यानी कि विशेष इनके हितों को ध्यान में रखकर इनको विशेष सुरक्षा या संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। अनुच्छेद 48 में क्या थी, 48 में बात बोल रखी है स्पष्ट रूप में किससे संबंधित है, कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। और 48 कै के अंतर्गत किस चीज का वर्णन आता है, कै में बात बोल रखी है कृषि और पशुपालन करो, सही है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और वन्य जीव अभ्यारण्य को भी क्या करना है, सुरक्षित रखना है। अनुच्छेद 49 में क्या है कि हमारे देश के जो भी राष्ट्रीय चिन्ह है, स्मारक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, उन सभी को सम्मान देना, उनका सम्मान करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत किस चीज का वर्णन आता है, क्या कार्यपालिका अपना अलग कार्य करे और न्यायपालिका अपना अलग से कार्य करे, यानी कि दोनों के पृथक्करण की बात। अनुच्छेद 51 में किस चीज की बात आती है, यानी कि देश से बाहर किससे, अंतर्राष्ट्रीय शांति, दूसरे देशों के साथ में भी शांति सुरक्षा को बनाए रखने से संबंधित बात। तो ये हमारे क्या है, मौलिक ये नीति निर्देशक सिद्धांत है जो पेपर की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना। 1-2 बार इनको इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे ना तो ये आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।